Hello everyone, how are you all? I hope all are doing absolutely great and amazing, and you all are stay at home. So today we are back in our Gitanjali series, and we will start our new chapter, that is laws of motion. Means we are the third chapter of physics of class 11th, and so let's start with a simple guitar tone, okay? So, laws of motion. ये laws of motion क्या है? मतलब जो law which describe the motion. So what is the laws of motion? The laws which describe the motion. तो देखो लॉज ऑफ मोशन क्या है? द लॉज विच डिस्क्राइब द मोशन. जो लॉ मोशन को डिस्क्राइब करता है, दिस इज कॉल्ड एज द लॉज ऑफ मोशन. ठीक है. अब लॉज ऑफ मोशन मतलब हम जिस पार्ट में है वो है डायनेमिक्स. हमने जो लास्ट लेक्चर गीतांजलि सीरीज का किया था उसमें हम पढ़े थे काइनेमैटिक्स. काइनेमैटिक्स में हम पढ़ रहे थे एक्सीलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी एटसेट्रा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, दिस टाइप ऑफ थिंग्स. एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन, ऐसी चीज़ें हम पढ़ रहे थे. लेकिन ये जो एक्सीलरेशन क्यों होता है, कोई भी बॉडी के अंदर एक्सीलरेटेड, कोई भी बॉडी एक्सीलरेटेड होता क्यों है, वो अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर. सो डायनेमिक्स इज द कॉज टू विच द बॉडी कैन एक्सीलरेटेड. मतलब यहाँ पे हम क्या, जो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है, यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है कि क्यों एक बॉडी एक्सीलरेटेड हो रहा है, क्यों एक बॉडी एक्सीलरेटेड हो रहा है. ठीक है. सो दिस इज द कॉज, दिस इज द कॉज एंड दिस इज द इफेक्ट. तो यहाँ पे कॉज क्या है, कॉज को हम फाइंड करेंगे. ठीक है. इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे कॉज, इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे इफेक्ट. मतलब इस कॉज के वजह से इस इफेक्ट हो रहा है. तो कॉज क्या है, कॉज को ही तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ना. तो कॉज, जो कॉज है वो है फोर्स. द कॉज इज फोर्स. फोर्स मतलब क्या है, अब देखो फोर्स, फोर्स मीन्स एनी टाइप ऑफ पुश एंड पुल. मान लो मैं इस कैमरे को पुश कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं इस कैमरे को ऐसे पुल कर रहा हूँ. दिस इज कॉल्ड एज पुश एंड पुल. एंड एनी टाइप ऑफ पुश एंड पुल मतलब यहाँ के ऊपर मैं अगर फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे करके चला जाएगा. ये अगर पुश करता हूँ तो ऐसा आ जाएगा. तो दैट इज कॉल्ड एज फोर्स. सो फोर्स इज नथिंग बट एनी टाइप ऑफ पुश एंड पुल इज फोर्स. ठीक है. अब देखते हैं यहाँ के अंदर कुछ कुछ टर्म्स है. देयर आर सम टाइप ऑफ फोर्सेस जो हमें पढ़ना पड़ेगा पहले, फिर उसके बाद हम लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के अंदर एकदम चले जाएंगे. तो पहले देखते हैं, देखो फोर्स को थोड़ा छोटा लिखते हैं. फोर्स, जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कांटेक्ट फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है, वेट फोर्स है. कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, वेट फोर्स और न्यूक्लियो फोर्स. बेसिकली ये चार पार्ट है फोर्स के. इसके अंदर बहुत सारे पार्ट है. जैसे कांटेक्ट फोर्स के अंदर हमारा आता है नॉर्मल रिएक्शन. और नॉर्मल रिएक्शन मतलब मान लेते हैं कि ये दोनों बॉडी कांटेक्ट है ईच अदर, दोनों कनेक्टेड है ईच अदर, दोनों कांटेक्ट में है. तो इसके अंदर ये वाला जो बॉडी है, ये नीचे जो फोर्स लगेगा दैट इज mg बिकॉज ऑफ इज वेट. मैं उसके बारे में बाद में बात करूँ. यहाँ पे वेट मैंने लिखा है. और यहाँ पे देखो जो चीज़ है, नीचे वाला बॉडी, दोनों के बीच में कांटेक्ट है. ठीक है. तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, इन दिस पार्ट
यहाँ पे फोर्स लगेगा, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, दैट आई हैव ऑलरेडी राइट हियर। एंड देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स और एक टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स मान लेते हैं। अब देखो मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे इसको खींच के रखा है, तो इस रस्सी के अंदर और ये जो वायर है, इस रस्सी के अंदर एक फोर्स जनरेट होगा, ठीक है, जो कंटैक्ट की वजह से हो रहा है। बिकॉज ये ऑब्जेक्ट और ये जो स्ट्रिंग है, ये बॉडी और ये बॉडी दोनों कंटैक्ट में है, दोनों कनेक्टेड विथ ईच अदर है। अब देखते हैं इसके अंदर ये जो खींचा हुआ है, इसके अंदर एक फोर्स लग रहा है, इस स्ट्रिंग के अंदर एक फोर्स लग रहा है, दिस इज कॉल्ड एज टेंशन फोर्स। अब नॉन कंटैक्ट फोर्स के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। देखो नॉन कंटैक्ट फोर्स मतलब वो फोर्सेस जो बॉडी कंटैक्ट में नहीं है, कनेक्टेड नहीं है ईच अदर के साथ, मतलब एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो सेम एग्जांपल मैं यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट ले चुका हूँ यहाँ पे फिर से। अब इस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी कंटैक्ट नहीं है। एक का मास मैंने मान लिया m1, दूसरे का मास और दूसरे का मास मान लेते हैं m2। यहाँ पे एक का मास मैंने मान लिया था m1 और दूसरे का मास m2। फिर से दोनों बॉडीज को उठाते हैं। देखो एक का मास m1, एक का मास m2, दोनों कनेक्टेड नहीं है। अब दोनों कनेक्टेड अगर नहीं है तो उनके बीच में कोई एक फोर्स लगेगा, ठीक है, फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ दिया था, पता है ना सबको, दैट इज F इज इक्वल्स टू G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 बाई r स्क्वायर। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं r। फिर से इन दोनों ऑब्जेक्ट को ले आते हैं। चलो अब ये m1 ये m2 जो था सेम, दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस क्या है r। सो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज बराबर टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। और एक चीज़ है, मान लेते हैं यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q1 और यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q2। देखो ये एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं R है, या फिर आप D भी रख सकते हो, R है, यहाँ पे भी आप R की जगह D भी लिख सकते हो, मैंने लिखा है R। सो यहाँ पे जो फोर्स होगा F इज इक्वल्स टू K, K इज द कूलम कॉन्स्टेंट, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब देखते हैं, देखो ये और ये बेसिकली है और ये बेसिकली दोनों अलग अलग पार्ट है, लेकिन इन दोनों को एक साथ जो चीज जोड़ता है दैट इज नॉन कंटैक्ट फोर्स। मतलब दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है नॉन कंटैक्ट फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक सेकेंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स and gravitational force. The electrostatic force and gravitational force are the two forces which are the two forces of example of non-contact force. So electrostatic force और gravitational force किसके एग्जाम्पल है, नॉन कंटैक्ट फोर्सेस के बारे में, नॉन कंटैक्ट फोर्स। अब चले जाते हैं वेट की तरह। वेट क्या है भाई साहब, चलो तो वेट को देखते हैं। इज इट क्लियर, मैंने जितना भी बोला एकदम सबको चमकीला है। चलो आई गेस आप सबको चमकीला है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वेट के बारे में बात करते हैं, थोड़ा चर्चा वेट के बारे में। वेट क्या है, वेट क्या है, कोई भी एक बॉडी का मास अगर मान लेते हैं m है, कोई भी बॉडी का मास अगर m है, हाँ, तो उसका वेट क्या होगा, W बराबर m इंटू जी। जी मीन्स ये द ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन मतलब जिस फोर्स से अर्थ इसको खींच रहा है दैट इज कॉल्ड एज द हिज वेट। ये ऑब्जेक्ट का मास कुछ मैंने मान लिया है m, इस ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा, W इज इक्वल्स टू mg, मतलब इसका वेट हो जाएगा mg। एकदम समझ गया आप, आई थिंक। जो फोर्स धरती इसको अट्रैक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज वेट फोर्स। अब चले जाते हैं न्यूक्लियो फोर्स।
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। अब अगर वो दोनों चीज़ें एक न्यूक्लियस के अंदर लगता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। आई होप इतने तक का फोर्स का जो मैंने पूरा बोला, जो मैंने दिखाया, जो डेमोस्ट्रेट किया, ये आपका पूरा क्लियर है। ओके, सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज अबाउट द लॉज ऑफ मोशन के इंट्रोडक्शन, ठीक है, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलो अब चलते हैं न्यूटन बाबा के पास दौड़ के। अब न्यूटन बाबा ने, आइजैक न्यूटन, इसको बोला जाता है दैट इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स विच इज कॉल्ड एज, मैकेनिक्स के अंदर ये एक चैप्टर है दैट इज कॉल्ड एज लॉज ऑफ मोशन। चलो, मैकेनिक्स का एक पार्ट हो गया लॉज ऑफ मोशन। अब इसको बोला जाता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, लिख लेते हैं। न्यूटोनियन मैकेनिक्स, यहाँ पे न्यूटन ने तीनों लॉज दिए थे। एक है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर बताया जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन पे है वो यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन में चलता ही रहेगा, अगर आप बाहर से कोई भी फोर्स उसके ऊपर नहीं लगाते तो। अब देखो, तो हम जब फर्स्ट लॉ ही पढ़ेंगे, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, बिकॉज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसके अंदर हमें करना पड़ेगा जेईई एडवांस लेवल तक। अब देखो, फर्स्ट, इधर आ जाता हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नो दैट इज मोशन, बिकॉज हम मोशन पढ़े ना। सो फर्स्ट लॉ ऑफ क्या, मोशन, थर्मोडायनेमिक्स नहीं है, ये मोशन है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या बोला जाता है, हाँ ये तो मैंने बोल दिया ही पहले, इसको फील करते हैं। चलो, मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ या फिर मैं सो रहा हूँ, ठीक है, मैं सो रहा हूँ, तो अगर सोते सोते मान लो मैं, आपकी मम्मी आपको उठाने चली गई, आप तो रहना चाहते थे, आप तो सोना चाहते थे, लेकिन आपकी मम्मी ने आपको उठा दिया, आपकी मम्मी हो गई फोर्स, और आपका जो सोना था वो सोना ही रहना चाहता था। इसके अंदर हम एक चीज़ पढ़ेंगे दैट इज इनर्शिया, दैट इज सिमिलर टू योर सोना। आपने सोना, आप तो सोना चाहते थे लेकिन आपकी मम्मी ने उसको उठा दिया, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया, नॉट इनर्शिया। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी, देखो इनर्शिया क्या है, इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर विच कंटेन्स स्टेट विच रिमेन्स इट स्टेट। ये स्टेट चेंज नहीं करता, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, एवरी मैटर के अंदर रहता है, ठीक है। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जहां पे कोई भी अगर वस्तु, उसका पोजीशन, उसका जो स्टेट है वो उस स्टेट में ही रहना चाहता है। मान लो मैं सो रहा हूं तो मैं सोना ही चाहूंगा, अगर आप दौड़ते रह गए तो आपका बॉडी दौड़ते रहना चाहेगा, अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट मोशन पे हो तो मोशन पे ही रहना चाहेगा, अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एकदम सिंपल चीज। इफ लिखूंगा क्या, लिख देता हूं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो, इफ ऑब्जेक्ट इज is at rest, it remains at rest. If is it in motion, then it moves uniformly. यूनिफॉर्मली मतलब वहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जाएगा, यूनिफॉर्मली along a straight line. Along a straight line until
and unless applied force from external, अगर बाहर से, वो फ्रिक्शन भी नहीं है, वो फोर्स फ्रिक्शन भी नहीं है, कोई भी फोर्स अगर नहीं लग रहा है तो रेस्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज रेस्ट रहेगा और मोशनल ऑब्जेक्ट ऑलवेज मूविंग करता रहेगा अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्मली मूव करेगा विद अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अभी तक बात एकदम पक्की, पूरा क्लियर। इसके अंदर हमें जो चीज पढ़ना है दैट इज इनर्शिया। ये तो हो गया लॉज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यहां से हमें एक चीज को पता चलता है दैट इज इनर्शिया। अरे इनर्शिया क्या है रे बाबा, मैंने तो पहले ही बोला, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच रिमेन्स एट स्टेट। मान लो मैंने इस चीज को ऐसे ही हाथ पे रख दिया, इसके ऊपर कोई भी फोर्स मैंने नहीं लगा के रखा है, कोई भी फोर्स इसके ऊपर मैंने नहीं अप्लाई किए रखा है, ये ऐसा ही है, ठीक है। अगर इसके ऊपर मैं फोर्स नहीं लगाता हूँ तो ये ऐसा ही रहेगा, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ तो मैं इसको हटा भी सकता हूँ यहाँ से। सो फोर्स इज द कॉजेज टू चेंज इन पोजीशन। फोर्स क्या करता है, पोजीशन को चेंज या फिर स्टेट को चेंज करने में सहायता करता है, ठीक है। फोर्स इज कॉजेज टू चेंज इन पोजीशन और चेंज इन स्टेट। मान लो कोई भी एक चीज ये फोकस, ओके, कोई भी एक चीज ये, इसको अगर मैं बाहर से फोर्स नहीं अप्लाई करूं तो ये ऐसा ही रहेगा, लेकिन अगर फोर्स अप्लाई किया तो वह चला गया। तो दैट इज दिस। अगर ये रहना चाहता है, ये अगर रेस्ट पे रहना चाहता है बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया, अगर मोशन में चलना चाहता है तो इट बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। अब चलो कुछ डेमोस्ट्रेशंस करते हैं, ठीक है, अबाउट रिलेटेड टू इनर्शिया। करना चाहोगे सब कुछ डेमोस्ट्रेशन अबाउट इनर्शिया? बहुत सारे डेमोस्ट्रेशन है, कुछ थोड़ा हम कर देंगे, ठीक है। हम वापस से आ गए विथ आवर न्यू सेटअप, ठीक है। अब इसके अंदर हम सिर्फ क्या करेंगे, डेमोस्ट्रेशंस करेंगे अबाउट इनर्शिया। और जानेंगे ये क्यों होता है, वो क्यों होता है। पहले डेमोस्ट्रेशन नंबर 1 देखो, यहाँ पे ये जो चीज़ है ये दिख रहा है अच्छे से, एकदम क्लियर, एकदम अच्छे से दिख रहा है, ओके। अगर मैं इसको स्लोली खींचूं तो क्या होगा, ये आ रहा है। अगर इसको मैं फास्टली खींचूं तो क्या हुआ, ये तो नहीं हिला। क्यों नहीं हिला? बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। फिर से देखते हैं, चलो डेमोस्ट्रेशन करना बहुत ही बढ़िया है। मैंने ऐसे रखा था तो अगर मैं धीरे धीरे खींच रहा तो उसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा था, लेकिन मैं तुरंत खींच दिया तो इसके इनर्शिया के बिकॉज ये नीचे गिर गया। अब वी विल डू अनदर थिंग, पहले पानी फेंक दो, रुको। वी आर बैक विथ अ न्यू डेमोस्ट्रेशन। इन दिस डेमोस्ट्रेशन हम क्या करेंगे, देखो हम जो चीज़ करेंगे, यहाँ पे मैंने एक अरेंजमेंट ले लिया है। ये मेरा वुडन बोर्ड है, देखो ये मेरा वुडन बोर्ड दिख रहा है आप सबको, ये मेरा वुडन बोर्ड सबको दिखा देता हूँ, देखो वुडन बोर्ड है। ये मेरा नीचे वाला कप और ये एक 5 रुपये का कॉइन। अब अगर मैं इसको हिट करता हूँ, ठीक है, इसको अगर मैं हिट करता हूँ तो ये नीचे गिर जाता है, नीचे गिर जाता है बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। इसके अंदर इनर्शिया है, इसके अंदर इनर्शिया है, इसलिए ये नीचे गिर गया, ठीक है। अब वी विल डू अनदर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलो और एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हेलो, सो देखो यहाँ पे मेरा कॉइन का इमारत आप सबको दिख रहा है, बहुत बड़ा तो नहीं है, छोटा सा है। तो यहाँ पे अगर मैं इस नीचे वाले कॉइन को ऐसे हिट करूँगा तो 2 चीज़ें हो सकती है, एक तो पूरा इमारत गिर जाएगा कॉइन का, दूसरा सिर्फ ये वाला बाहर निकल के चला जाएगा, ठीक है, और बाकी जहाँ पे है वहाँ पे रह जाएंगे। क्या हुआ, नीचे वाला चला गया, ऊपर वाला का नहीं जाना चाहिए, छोड़ देते हैं।
तो नीचे वाला चला गया, लेकिन बाकी सारे जो चीज़ें थे, मतलब जो कॉइन्स थे, वो एक के ऊपर एक चले आए, बिकॉज ऑफ कॉइन के अंदर क्या है, इनर्शिया है। अब चलो, अब हम नेक्स्ट डेमोस्ट्रेशन करते हैं। नेक्स्ट डेमोस्ट्रेशन ज़्यादा कुछ नहीं है, आप क्या करो, अब जो तीसरा डेमोस्ट्रेशन है इनर्शिया से रिलेटेड, वो हम क्या करेंगे, देखो मान लेते हैं मैंने अपना हाथ यहाँ पे रखा, ठीक है, सबको दिख रहा है, मेरा हाथ दिख रहा है ना। अब उस हाथ के ऊपर मैं एक हथौड़े से वार करता हूँ तो मुझे ज़्यादा लगेगा, और इससे अगर मैं वार करता हूँ तो मुझे कम लगेगा, बिकॉज इसका कारण क्या है, देखो इसका क्या कारण हो सकता है, बिकॉज जिसका मास ज़्यादा है, मोर मास हैज़ मोर इनर्शिया, ठीक है, मोर मास हैज़ मोर इनर्शिया। आई होप ये सारा जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया इनर्शिया के बारे में, फर्स्ट लॉ अभी तक सिर्फ और सिर्फ इनर्शिया के बारे में चलता रहेगा। अब हम कुछ जेई लेवल और नॉर्मल लेवल के थोड़ा कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब चलो इसके बारे में थोड़ा चीज़ बात करते हैं। ये प्रॉब्लम नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सीरीज़ का पहला क्वेश्चन आ गया है, तो दिल थाम के बैठियो, हमारा सीरीज़ का पहला क्वेश्चन जो है आ चुका है। सो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वहाँ पे बोला गया है कि हमें इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाना है, मतलब हमारे एफ नेट इज इक्वल्स टू 0 करना है। इस बॉडी को कहाँ से कौन सा कितना अमाउंट ऑफ फोर्स देने से ये बॉडी इक्विलिब्रियम पे आएगी, मतलब एफ नेट इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो हमारा पहले दिया है 37 डिग्री एंगल पे एक फोर्स लग रहा है, दैट इज 20 न्यूटन। सो हम इसको देखो कैलकुलेट करते हैं, 20 इंटू 4/5 मीन्स यहाँ पे कॉस लगेगा, कॉस 37 मीन्स 4/5, सो 4 दैट इज 16 न्यूटन, और ऊपर जो लगेगा दैट इज 20 इंटू 3/5 बिकॉज साइन लगेगा ऊपर, दैट इज 4 2 सा 12। अब इसके नीचे कौन सा फोर्स लगेगा, दैट इज 20 न्यूटन मीन्स 2g। यहाँ पे मैंने g इज टेकन एज 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज अभी के जो प्रॉब्लम्स हम करते हैं हम g को 10 ही मान लेते हैं। क्वेश्चन में दिया रहेगा आपका g का वैल्यू 9.8 लिया है और 10 लिया है, ये क्वेश्चन पे दिया रहेगा। तो अब हमें ऊपर से कितने फोर्स देने पड़ेंगे, FBD का नेक्स्ट वीडियो जो है FBD के ऊपर आएगा। FBD मीन्स फ्री बॉडी डायग्राम, थोड़ा बेसिक्स बता देता हूँ। FBD एक ऑब्जेक्ट का कैसे बनाते हैं हम, देखो मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट दैट इज 2 kg का है, तो इसके नीचे 20 न्यूटन फोर्स लगेगा, और अगर बाहर से कुछ फोर्स आ रहा है दैट इज 10 न्यूटन, तो FBD बनाने के टाइम हमने इसको पॉइंट मान लिया, और यहाँ से हमने क्या 10 न्यूटन, और नीचे जो फोर्स लग रहा है दैट इज 20 न्यूटन। हम ऐसे करके FBDs बनाते हैं, तो अब हम यहाँ पे FBDs का कैसे बनाएं, देखो मैंने थोड़ा बॉक्स ही ले लिया, नीचे 20 है और ऊपर क्या है 12 है, तो ऐसे 8 न्यूटन ऊपर से देने पड़ेंगे ना, 8 न्यूटन फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 12 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर से जो है 4 न्यूटन देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, F बिकॉज ऑफ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका जो डायमेंशन है वह ml(10⁻²। फोर्स का डायमेंशन, उसका यूनिट के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, आप पढ़े होंगे यूनिट डायमेंशन चैप्टर में, मैंने ही पढ़ाया आपको। तो फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन होता है, और वो होता है SI के अंदर, और CGS के अंदर जो है वो हो जाता है डाइन इन CGS। तो ये तो बेसिक बातें हो गई। तो ये ऊपर से आ रहा है, साइड से आ रहा है 4J कैप, ऊपर से नीचे अगर फोर्स देना पड़ेगा, अगर ऊपर से नीचे अगर आपको फोर्स देना पड़ रहा है मीन्स प्लस हो जाएगा 8I कैप। तो हमारा रिजल्ट क्या निकल के आ गया, ये J कैप और ये I कैप वाला फंक्शन। चलो तो 4I कैप प्लस 8J कैप हमारा रिजल्ट आके निकल चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर, इस लेक्चर के ऊपर एक क्वेश्चन किया, बाकी 2-3 क्वेश्चन मैं लिंक के अंदर दे दूंगा PDF के ज़रिए। सो आई होप ये जो पूरा वीडियो था, पूरा कंसेप्ट फुल फन हुआ वीडियो के अंदर। हमने बहुत सारे डेमोस्ट्रेशन किए, हमने बहुत सारा कॉन्सेप्ट जाना, इनर्शिया क्या है, इनर्शिया तो बहुत अच्छे से मुझे
बिलीव है कि आपको बहुत अच्छे से समझना आ गया। और हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के थोड़ी बहुत बातें की और फोर्सेस के बारे में जाना, फोर्सेस के टाइप के बारे में जाना। सो आई होप ये वीडियो आपको पूरा इन्जॉय करके करते आप फिजिक्स का लॉज ऑफ मोशन, जो सबसे बहुत बच्चे बोलेंगे लॉज ऑफ मोशन इज़ अ वेरी टिपिकल चैप्टर, बट आपके लिए एकदम ईजी और फनीस्ट चैप्टर होने वाला है। सो आई होप द होल कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इफ इज इट क्लियर देन थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टेक केयर योरसेल्फ, स्टे मोटिवेटेड एंड कोरोना के लिए घर से मत निकलना। आई होप आप नहीं निकलोगे। सो थैंक यू, बाय बाय, सी यू, स्टे सेफ, स्टे एट होम। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो देन प्लीज़ शेयर इट टू फ्रेंड्स। एकदम काइंड रिक्वेस्ट, प्लीज़ शेयर टू फ्रेंड्स। अगर आप न्यू हो चैनल पे देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय।